एवरीवन। अभी तक हम बीएमसी पढ़ रहे थे और बीएमसी में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए। फर्स्ट चैप्टर था हमारा सीमेंट का, सेकंड था हमारा एग्रीगेट एंड थर्ड वन इज़ कंक्रीट। तो इन तीनों चैप्टर को हमने अच्छे से रिवाइज़ किया था विथ शॉर्ट नोट्स। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है ब्रिक। और ब्रिक के बारे में तो सभी को पता होगा कि ब्रिक की कितनी इम्पोर्टेंस है आज। सो यू विल अवेयर अबाउट दी ब्रिक। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू ब्रिक। अब अगर हम बात करें आज के टाइम के अंदर, तो ब्रिक्स के नए नए फॉर्म्स आ गए हैं। ब्रिक्स के जो वेट होता है उसको रिड्यूस करके उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज़ करके यूज़ करते हैं। एक ये पॉइंट हो गया इम्पॉर्टेंट। सेकंड क्या है कि अब जैसे हम सीमेंट की बात करें, ठीक है, सीमेंट एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है, जैसा कि आपको पता है, तो जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। मीन्स ऑल्टरनेट कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है सीमेंट को रिप्लेस करने का, ठीक है, क्योंकि सीमेंट की ओन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो वो हार्मफुल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बट इन केस ऑफ ब्रिक क्या होता है कि ब्रिक का हमने एक ऑल्टरनेटिव जो है पता कर रखा है। जैसे कि मार्केट में आजकल बहुत सारी जैसे कि सीमेंट की ब्रिक्स होती हैं वो अवेलेबल हो गई हैं। स्लज से ब्रिक्स बनने लगी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस मतलब नई नई ब्रिक्स बनने का क्या रीज़न है? बिकॉज जैसे कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ठीक है, और इकोनॉमिकल तो नहीं होगा क्योंकि सीमेंट की ब्रिक्स काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं। और दूसरा रीज़न क्या था, मैंने बताया कि जब हम ब्रिक के लिए मिट्टी तैयार करते हैं साइड पे, जहाँ पे मोल्डिंग करते हैं हम, तो जब हम एक्सकवेट करते हैं तो वहाँ पे फर्टाइल सॉइल निकलती हैं, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा जो कि बहुत हार्मफुल है। दूसरा क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है ब्रिक के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम फ्यूल बर्न करते हैं तो उनसे गैसेस निकलती हैं, ठीक है, दैट कॉज पॉल्यूशन। तो आने वाले टाइम में ब्रिक का यूज़ कम हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि बंद हो जाएगा, बट उनका यूज़ धीरे धीरे कम हो जाएगा और लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे सीमेंट ब्रिक्स को, स्लज ब्रिक्स को, ठीक है। और फिर अब जैसे हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया कि सीमेंट के लिए कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, बट ब्रिक का ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इस समय अवेलेबल धीरे धीरे हो जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं ब्रिक की। तो ब्रिक में सबसे पहले जो बात होगी हमारी वो होगा ब्रिक का शेप, ब्रिक की डायमेंशन, ठीक है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सो लेट्स नाउ स्टार्ट ब्रिक, ठीक है। आप सभी ने ब्रिक देखा होगा, वो एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं बन रखा है, बट ये कुछ ब्रिक के जैसा है, ठीक है। जब हम टॉप से देखते हैं तो कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये ऊपर एक यहाँ पे इतना गैप सा होता है, या ये क्या होता है, कुछ लोग मानते हैं कि जैसे कि जो लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, वो अपना यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं, ठीक है, इसको तो बोलते हैं फ्रॉक। और दूसरा क्या होता है कि जब एक ब्रिक को दूसरे से हम जोड़ते हैं मोर्टार के थ्रू, तो ये बॉन्डिंग एक की प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि उसमें अच्छे से बॉन्ड बन सके, जुड़ सके, ठीक है। दूसरा काम इसका ये हो गया, ये तो हमारा हो गया फ्रॉक। अब क्या है, ब्रिक की साइज़ क्या होती है उसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब इसमें एक होता है स्ट्रेचर, एक होता है हेडर, ठीक है। ये हमारी ब्रिक हो गई। तो लेंथ, जो ये लेंथ है, लंबाई के अलोंग जो ये है, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेचर। और जो ये छोटी डिस्टेंस है, मतलब लंबी वाली डिस्टेंस को बोलते हैं स्ट्रेचर। और जो छोटी डिमेंशन है, या फिर जो छोटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपको डिस्टेंस, इसको हम बोल देते हैं हेडर, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रेचर, ये हमारा हो गया हेडर। नेक्स्ट क्या है कि डायमेंशन ऑफ ब्रिक। फर्स्ट में आता है स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। क्या होती है स्टैंडर्ड साइज, इसको आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा, एज अ रिवीजन हम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ओके।
कैसे, जो ये लंबी वाली लेंथ है ये 19 है और ये कितना है 9 है और इसकी हाइट 9 है। तो ये क्या बोल रहा है, जब इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है 9 वाली, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब इसका जो 2 गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना हमारा 9 × 2 = 18। तो एक कहाँ गया, एक लेस हो रहा है तो एक जो है वो थिकनेस में चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 19। ओके, तो ये हो गई स्टैंडर्ड साइज। दूसरा पूछता है कि नॉमिनल साइज़ क्या होती है विथ मोर्टार। जब हम एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से ऐड करते हैं तो उनके बीच में मोर्टार फिल होता है, तो जब मोर्टार लग जाता है तब उसकी डिमेंशन क्या हो जाती है 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाती है। ये तो लेंथ ही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक। 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। आई थिंक इट्स विजिबल। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक। बोल रहा है कि 1 मीटर जो 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक है उसका कितना वेट होता है, तो वो होता है 1800 kg। ओके, इसको आप डायरेक्टली ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, एवरेज वेट ऑफ द ब्रिक जो कि होता है 3 to 3.5 kg। तो ये कुछ हमारी डायमेंशन हो गई ब्रिक की। ब्रिक कैसे, क्या इसकी लॉन्गर साइड को क्या बोलते हैं, इसकी शॉर्टर साइड को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट बात होती है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब इसको हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। इसमें देखो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, एक हुआ है अनबर्न्ड, एक होता है बर्न्ड ब्रिक्स। मोल्डिंग तो हमने की बट उसको हमने नेचुरल तरीके से मतलब सुखाया, लाइक एयर के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनबर्न्ड ब्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, बर्न्ड ब्रिक्स। और एक हमारा क्लासिफिकेशन होता है ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका कितना होता है स्ट्रेंथ 3.5 से 35 MPa, एक ये हो गया। फिर हम बात करते हैं बर्न्ड ब्रिक्स की। तो जब साइड पे देखते हैं आप लोग बोल देते हैं कि फर्स्ट क्लास की ब्रिक है, सेकंड क्लास की ब्रिक है, थर्ड क्लास की ब्रिक है, ठीक है। और बहुत सारी ब्रिक्स हैं, कहाँ पे मतलब हमको एलिवेटेड पोर्शन देना है तो हम कौन सी ब्रिक यूज़ करेंगे, या फिर हमको कोई सा शेप प्रोवाइड करना है तब हम कौन सी ब्रिक यूज़ करेंगे। इसलिए ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन वेरियस पर्पज़ के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो मैंने याद करने में इजी रहे और तो इसलिए मैंने एक टेबल बना दिया इसका, ठीक है, जिससे कि सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा है ब्रिक है, सेकंड मोल्ड है, थर्ड वाटर एब्जॉर्प्शन है और फोर्थ वन इज़ क्रशिंग स्ट्रेंथ। मैंने इसको 4 क्लास में कैटेगराइज किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उनकी कैसे कैसे मोल्डिंग हुई है, क्या क्या उनका वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी कितनी कहाँ से कहाँ लाई करती है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक है उसकी मोल्डिंग होती है टेबल। टेबल मतलब क्या, जैसे कि कुछ लोग क्या जो साइड पे हम ज़मीन पर बैठकर मोल्डिंग करते हैं वो तो हमारी हो गई ग्राउंड, बट कुछ एलिवेटेड पोर्शन लाइक टेबल के ऊपर रख करके हम उसकी मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो उसे बोल देते हैं टेबल मोल्डिंग। और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है 12 to 15% अकॉर्डिंग टू ड्राई वेट, नॉट वेट वेट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड ग्रेटर देन 10 Nm/mm² यूनिट। तो मैंने आपको कितनी बार बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्लास ब्रिक, इसमें क्या है कि जो मोल्डिंग करते हैं ग्राउंड के उस पर करते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 16 to 20%, क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 Nm/mm²। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड क्लास ब्रिक, इसकी मोल्डिंग ग्राउंड पे होती है, ओके। और ये जो मैंने लिखा है किन क्लीन, मतलब कि इसको भट्टे में पकाते हैं, और एक क्लैम्स मतलब कि जो भट्टे से छोटा होता है उसको बोलते हैं क्लैम्स, ठीक है। तो इसकी जो बर्निंग होती है, जो पकाते हैं जहाँ पे इसको हम, उसको क्लैम्स बोलते हैं। और इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 25%, ओके, बाय द ड्राई वेट। फिर क्या आता है क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है इसकी लेस देन 7 Nm/mm²। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ क्लास ब्रिक, जिसकी मोल्डिंग होती है ग्राउंड पे।
और ये क्या होता है, ओवरबर्न होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जो ब्रिक्स होती हैं टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, या फिर उनका जो ऊपर ब्लू सा कलर हो जाता है, ठीक है। तो वो हम जैसे कि कोई अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन या कोई शेप प्रोवाइड करे, तो वहाँ तो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका मतलब कि जो हमको डायमेंशन चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप या डायमेंशन नहीं है। तो उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ बलास्ट, ठीक है। बलास्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम कोई फर्श बना रहे हैं या फिर फाउंडेशन बना रहे हैं, तब हमको बलास्ट की नीड होती है। तो हम इस ब्रिक के थ्रू या इस ब्रिक की हेल्प से उसको छोटे बलास्ट के फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे हुआ, बलास्ट इन फाउंडेशन। तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए। और या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कमी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे कि मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके। और तो वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसा लग रहा है, सही है या नहीं है, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे को कैसे पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मटेरियल्स या गुड ब्रिक्स, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स। हर एक चीज़ की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो ब्रिक भी है तो ब्रिक की भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या ब्रिक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो है, यूनिफॉर्म साइज, पैरेलल साइड एंड शार्प एज। बोल रहा है कि जो ब्रिक की साइज़ है वो यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, नहीं कि थोड़ा हाइट उसकी जो है कम हो गई, विड्थ कम हो गई, टेढ़ी मेढ़ी सी है, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म साइज होनी चाहिए। पैरेलल साइड्स, एक साइड बड़ी हो जाए एक साइड छोटी हो जाए, तो ऐसा नहीं, पैरेलल साइड होनी चाहिए। एंड शार्प एज, ठीक है, जो उनके कोने हों तीखे हों। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड इज रेड चेरी कलर, जो उनका कलर हो वो रेड हो, चेरी कलर का, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। थर्ड वन, शो नॉट स्मूथ, स्मूथ शो नहीं करना चाहिए, उनको रफ होना चाहिए, जिससे कि मोर्टार की बॉन्डिंग उनके बीच में प्रॉपर हो सके, अदरवाइज उसमें मोर्टार चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए स्मूथ नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या है, स्क्रैचिंग बाई फिंगर नेल, नो इम्प्रेशन। जब हम ब्रिक पर ऐसे मार्क करें नेल से, तो उस पर कोई इम्प्रेशन, कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। फिर कह रहा है, मेटालिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू ब्रिक्स आर स्टक टुगेदर। जब दो ब्रिक को आपस में ऐसे टकराएं तो उसमें एक मेटालिक साउंड हो, जैसे कि कोई मेटल हम रूम में, बंद रूम में गिराते हैं तो मेटालिक साउंड होता है। तो एक बोल रहा है कि मेटालिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू ब्रिक आर स्टक टुगेदर। आई होप आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिफ्थ वन इज वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन इक्वल टू 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ये तो कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन बना होगा, आपको पता होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है क्रैशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर बोल रहा है नेक्स्ट इज ब्रिक अर्थ शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन्स, ग्रिट्स, ऑर्गेनिक मैटर etc। ये बोल रहा है कि जो हमारी जिस मिट्टी से हमको ब्रिक बनाना है, शुड बी फ्री, फ्री होनी चाहिए किससे, मतलब रोडी से, ग्रिट से, ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब घास फूस से। अदरवाइज जब हम ब्रिक तो बना लेते हैं, इट्स ओके, जब वो सूख जाती है तो उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, जब उसमें पकाते हैं तो उसमें क्या होती है, गैस से जो है एंटर कर जाती हैं और वो वहाँ से क्रैक कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमको इन सब चीज़ों से इसको फ्री रखना चाहिए। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई ब्रिक्स की, जिसको मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रखा था। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स। तो इसको भी टेबल के फॉर्म में हमने बनाया है, जिससे कि याद करने में इजी रहे। एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बट नॉट फोर्सफुली, अगर आपको समझ में आ रहा है तब। ओके। तो फर्स्ट हमारा होता है कंपोजिट, कौन कौन सी कंपोजिट हैं जिससे मिलकर हमारा ब्रिक बना हुआ है। सेकंड क्या है, परसेंटेज। फिर क्या होता है कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इनका वर्क है। नेक्स्ट आता है जब इनको हम एक्सेस में यूज़ करते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है सिलिका। सिलिका का कितना परसेंट होना चाहिए, 50 to 60%।
एंड जब सिलिका का वर्क क्या होता है कि ये क्रैकिंग को रोकता है और शेप को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब इसको हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिटेल हो जाएगा, मतलब कि ब्रिक्स आपस में टूट जाएंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ एलुमिना। एलुमिना क्या होता है कि इसमें 20 to 30% यूज़ करते हैं हम, और इसकी जो ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ये भी सबको पता होगा कि एलुमिना जो है वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। बट जब हम उसको एक्सेस में यूज़ करते हैं तो ये क्रैकिंग या फिर वार्पिंग प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज़ लाइम। लाइम की जो परसेंटेज होती है वो लेस दैन 10% होती है, और ये श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये शेप को लूज़ कर देगा, मतलब कि वो जो शेप चाहिए हमको वो शेप प्रोवाइड नहीं करेगा। और बात रही श्रिंकेज की, तो श्रिंकेज को डिटेल में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया है, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया की जो क्वांटिटी होती है वो लेस देन 1% होती है, और जो इसका वर्क है ये येलो टिन कलर, मीन्स जैसे कि जो आग जलती है तो जो उसमें जो कलर प्रोवाइड होता है येलो टिन, मीन्स कि हल्का सा पीला कलर, ठीक है। तो ये वो कलर प्रोवाइड करता है मैग्नीशिया। और जब मैग्नीशिया हम एक्सेस में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, डीके ऑफ ब्रिक, ओके। नेक्स्ट वन इज आयरन ऑक्साइड। इसका जो परसेंटेज होता है लेस दैन 7%, और ये प्रोवाइड करता है रेड कलर एंड इंक्रीज करता है ड्यूरेबिलिटी को, ओके। ये इसका वर्क हो जाता है। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टेबल हो गई अबाउट द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक, और इसको याद करने का एक ट्रिक है सलीम, ओके, क्योंकि SALIM आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद ये करना है कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो होता है किसका, सिलिका का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। कौन कौन से ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ब्रिक्स के लिए सही नहीं है। तो इंग्रेडिएंट्स